आप लोगों के सामने शो हो रही है ओवरव्यू ऑफ मसल स्ट्रक्चर के नाम से। वैसे यस सर। ये किस में आएगा, ये 9 नंबर पॉइंट में आएगा, लेकिन वैसे ही मैं जनरली आप इसको, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ मसल स्ट्रक्चर से मुराद कि जब हम मसल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3: स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेसियोलॉजी परस्पेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, देयर आर 4। जो हमने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक पढ़ा इस चीज का। तो अभी हम फिलहाल ओवरव्यू ऑफ मसल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अकॉर्डिंगली, एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। मस्कुलर स्केलेटल मतलब जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स हैं, दे फॉर्म अ मस्कुलर सिस्टम। उनमें फिर वॉलंटरी स्केलेटल मसल, अगर आप पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें, वॉलंटरी स्केलेटल मसल दे कंट्रीब्यूट द मेजोरिटी ऑफ द नेम्ड मसल। जितने भी हमारे पास बॉडी में एक्सटीरियर मसल हम देखेंगे, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, जिस तरह बाइसेप हैं, ट्राइसेप हैं, पेक मेजर है, पेक माइनर है, दे ऑल आर द एक्सटर्नल, दे आर द वॉलंटरी स्केलेटल मसल बेसिकली। ऑल द स्केलेटल मसल दे आर कंपोज्ड ऑफ वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मसल टिश्यू। मतलब जब उनके स्केलेटल मसल्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एनाटॉमी में, तो हमें पता चलेगा कि इसके नाम इसके शेप के हिसाब से पड़ा है। मिसाल के तौर पे हमने देखा था कोई मसल बाइसेप है, कोई ट्राइसेप है, कोई क्वाड्रिसेप है, तो ये नाम क्यों पड़े, उनके उनकी एनाटॉमी के हिसाब से। बाइसेप है उसके 2 मुंह हैं, ट्राइसेप है उसके 3 हैं, क्वाड्स हैं उसके 4 हैं, डेल्टोइड ट्रायंगुलर है, मेडिकल में ट्रायंगुलर को डेल्टोइड का, तो वो ट्रायंगुलर इन शेप है तो उसको डेल्टोइड कहा गया। सेरेटस एंटीरियर, दे आर लाइक द स्ट्रिप, जिस तरह सार्टोरियस मसल है वो एक पट्टी की तरह है, इसीलिए उसके स्केलेटल मसल्स को जब अंदर से देखा गया तो उसकी बनावट के हिसाब से ही उसमें नाम पड़ गए हैं, ठीक है। हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ द मसल, उसके अलावा अगर हम मसल्स की बात करें, जस्ट लाइक द स्मूथ मसल्स, और दूसरे हैं लाइक द एरेक्टर मसल्स ऑफ द एयर, जो जितने भी हैं, तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। एक आ जाती है स्केलेटल, दे आर द वॉलंटरी, एंड उसके बाद इनवॉलंटरी, जिसमें आपका स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट तक महदूद है, इसीलिए उनका नाम ही जो है कार्डियक है। और जो स्मूथ मसल्स हैं वो आपकी जितने भी सिस्टम्स हैं या जितने भी स्मॉल आर्टरीज और वेन्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उनको भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ द मसल टिश्यू। अगर मसल टिश्यू मतलब उनकी अगर बनावट के हिसाब से बात करें, तो जो स्केलेटल मसल्स थे देवर स्ट्रेटेड, मतलब उनके फाइबर्स जो थे, अगर आपको पिक्चर शो हो रही है, अगर आप इसको एटलस में भी देख सकते हैं इजीली, तो उनके जो फाइबर्स थे देवर स्ट्रेटेड इन लाइन। और बाकी जो दोनों थे देवर नॉन स्ट्रेटेड। बाकी दो कौन है, मतलब कार्डियक और स्मूथ। तो जब उनकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो उनके अंदर जो रेशे थे, जो फाइबर्स थे, देवर स्ट्रेटेड, बिल्कुल स्ट्रेटेड स्ट्रेटेड थे, जो स्केलेटल मसल की बात हो रही है। और जो बाकी जो दोनों थे वो नहीं थे। तो मसल सेल्स, ये जो स्केलेटल के हैं, ऑफन मसल काल, जिसको मायोफाइब्रल या मसल फाइबर्स बोलते हैं, दे आर लॉन्ग एंड नेरो व्हेन रिलैक्स्ड एंड दे आर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स। मसल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ही बने के लिए बने हैं, ठीक है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। दे मूव बॉडी पार्ट्स, दे आर वॉलंटरी, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। दे आर एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू, दे कन्वे द नर्व फाइबर्स। अब मसल्स हैं उसमें फाइबर्स होंगे तो उसमें नर्व फाइबर्स होंगे, क्यों? मसल्स को हमेशा नर्व सप्लाई करेगी तो ही वो वर्क करेगा। दे हैव कैपिलरीज, कैपिलरीज होंगी तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे एक्सचेंज होगा, मसल्स की ब्लड सप्लाई होगी, मसल्स को जाहिर सी बात है फ्रेश ब्लड मिलेगा, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होंगी। ओके, तो इस तरह करके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह? एक उसकी क्लासिफिकेशन ये है कि वो मसल्स जो हम नॉर्मली अपने अंडर में कंट्रोल करते हैं तो उनको हम वॉलंटरी का नाम देते हैं, उसमें से सिर्फ एक आता है, वो है स्केलेटल मसल। तो एक ये क्लासिफिकेशन भी है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। दूसरे कौन से टाइप हो गए? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी वो जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जस्ट लाइक यू स्मूथ और कार्डियक मसल। आपकी आप कुछ भी करें, आपकी हार्ट बीट हर वक्त काम करती रहती है, तो दीज आर द कार्डियक मसल हु वर्किंग। आप जब खाना खाते हैं तो आपका जीआईटी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ये डिफरेंट जितने भी आपका ब्लड थारोली सर्कुलेट होता रहता है ड्यू टू द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉलंटरी। दूसरी, जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो वो स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पट्टियां पट्टियां। तो जब उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो कुछ में स्ट्रिप्स पट्टियां पट्टियां बनी हुई थी, जस्ट लाइक द बैंड, जिस तरह जेब्रा के ब्लैक एंड व्हाइट
बैंड्स नहीं, स्ट्रिप्स नहीं होते, और किसी में नहीं थी, तो जिसमें थी उसको स्ट्राइटेड का नाम दिया गया, आपने लिखा भी हुआ है, जिसमें नहीं थी उसमें नॉन स्ट्राइटेड का नाम दिया गया। फिर देखा गया कि स्केलेटल में जो है वो ये स्ट्रिप्स हैं और बाकी दोनों में नहीं है। तो एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, एक एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, कि वो वॉलंटरी वर्क करते हैं या नहीं करते। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर देयर स्ट्रक्चर, उनकी अपीयरेंस किस तरह है। और दूसरी on the basis of their located, whether it is located in the body wall like the soma and the limbs, they make up a hollow organ, viscera। और दूसरी उनके behalf पे बनी the somatic versus visceral। somatic जो सुपीरियर पार्ट को कंट्रोल करे, मतलब जितने भी हमारे, हमें पढ़ा है कि स्केलेटल मसल्स दे आर कंट्रोल अंडर द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक बाहर का एक्सटीरियर को रिप्रेजेंट करता है, और विसरल मतलब अंदर, जो अंदर की क्लासिफिकेशन है। जस्ट लाइक जितने भी ऑर्गन्स है उनका भी तो कोई सिस्टम है। तो इस तरह करके 2-3 क्लासिफिकेशन, एक उनके फंक्शन के बिहाफ पे इधर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, एक उनकी अपीयरेंस के बिहाफ पे स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड, और एक उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल के बिहाफ पे। एक्सटर्नल जितने भी मसल्स होंगे दे आर अंडर द डोमेन ऑफ सोमेटिक, और इंटरनल जितने भी होंगे उनको विसरल। विसरल मतलब ऑर्गन है कोई भी, ठीक है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ द मसल। ऑन योर राइट साइड यू हैव अ स्मूथ मसल जो कि हैज स्पिंडल शेप, उनकी अपीयरेंस स्पिंडल शेप है। दे आर द नॉन स्ट्रेटेड मतलब उनमें स्ट्रेप्स बैंड्स नहीं बने हुए। दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब हर फाइबर में उनके एक ही न्यूक्लियस उनका होगा। एंड कहाँ पे ये पाए जाते हैं? दे आर इनवॉलंटरी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और ये कहाँ पे होते हैं? दे अकर्स इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई हैं, ठीक है, जिस तरह छपा भी हुआ है GIT। ओके, another one you have a cardiac muscle। cardiac muscle they are straighted, उनमें स्ट्रैप्स बनी हुई हैं। they are branch मतलब वो बटे हुए हैं ब्रांचों में। they are न्यूक्लिएटेड, उनके फाइबर्स भी न्यूक्लिएटेड है। कहाँ पे ये पाए जाते हैं? they occurs in the walls of हार्ट, आपके जो हार्ट के जितने भी चेम्बर्स हैं या हार्ट को जिस मसल से सराउंड किया गया है। एंड दे आर अगेन इनवॉलंटरी, ये हमारे विल में नहीं होते, ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, ठीक है। और थर्ड, ये एक सिर्फ ओवरव्यू है बिकॉज ये एनाटमी नहीं है, कीप इन माइंड। तो कैंसरोलॉजी में हमने सिर्फ ओवरव्यू ऑफ मसल हम दे रहे हैं, ठीक है। देन यू गो फॉर द स्केलेटल मसल। दे आर स्ट्रेटेड, वो बिल्कुल स्ट्रैप्स उसमें बनी हुई है। दे आर ट्यूबुलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। व्हाई दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड? बिकॉज दे फटीग वेरी क्विकली, वो ज्यादा वर्क करते हैं। दे आर हैवी, तो दे वर्क वेरी फास्ट, एंड नो डाउट दे वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड दे फटीग इजिली, वो जल्दी थक जाते हैं बेसिकली। दे आर यूजुअली अटैच्ड टू द स्केलेटल, तभी इनका नाम ही स्केलेटल मसल्स है, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू योर स्केलेटल। एंड फाइनली दे आर वॉलंटरी, वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ओके, स्केलेटल मसल दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोडक्शन ऑफ द मसल टेंशन, प्रोटेक्शन फॉर द स्केलेटल, मुख्तलिफ उनके काम हैं। वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मसल टेंशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्केलेटल को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी बॉडी को शेप देते हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट देते हैं। दे एनेबल द बॉडी टू मूव, मेंटेन द बॉडी प्रेशर अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमारे बॉडी का शेप मेंटेन करते हैं, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है अगेंस्ट द ग्रेविटी वो मेंटेन करते हैं। हर चीज में हमारे स्केलेटल मसल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलेटल मसल दे आर द वॉलंटरी मसल विच आर अटैच टू द बोन्स ऑफ स्केलेटल। अपेंडिकुलर में भी अटैच हैं, एक्सियल स्केलेटल में भी अटैच हैं। दे फॉर्म द मसल्स ऑफ द लिम्ब लाइक यू हैव अपर एक्सट्रीमिटी, मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, जितने भी हमारे और राउंड अबाउट ये कितने हैं 650 प्लस में, 640 यहाँ पे मेंशन है। ओवरऑल जो मसल्स का रेशियो है वो 650 प्लस में जो पूरी बॉडी में मसल्स जो है वो डिफरेंट पाए जाते हैं, ठीक है, बल के हिसाब से। ओके, उनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मल्टी न्यूक्लिएटेड बिकॉज दे फटीग वेरी क्विकली। द मसल फाइबर जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं, सार्कोमियर उनमें एक्टिव एंड सार्कोमियर इज द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेसिक कॉन्ट्रैक्टल यूनिट ऑफ मसल जो है वो सार्कोमियर है। ये नहीं हो तो आपके मसल्स के जो मायोफिब्रिल्स हैं, मसल के जो फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर मायोफिब्रिल्स में देखा गया तो मजीद इसमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स थे। अगेन हम ये एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर द प्रोटीन्स विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, फिर अगर जूम करके एक किसी भी मसल
को देखा गया और उसमें से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया, तो एज यू कैन ऑल सी द होल मसल, उसमें से स्ट्रेप्स स्ट्रेप्स निकल रही हैं, स्ट्रेप्स स्ट्रेप्स निकल के उनको भी मजीद जूम करके देखा गया। तो देन यू हैव अब जो एंडोमायम और जो पेरीमायम, दीज आर द लेयर्स ऑफ द मसल फाइबर्स। सबसे जो अंदर लेयर होगी विच इज कॉल्ड एंडोमायम, एंडोमायम सबसे अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है पेरीमायम, पेरीमायम जो उसके ऊपर, और उसके ऊपर थर्ड लेयर कौन सी आएगी, एपीमायम, जस्ट लाइक द अनियन। तो सबसे ऊपर अगर किसी मसल फाइबर को, जब आप किसी मसल से मसल फाइबर निकालते हो, सबसे पहली जो लेयर आपको मिलेगी दैट वुड बी एपीमाइयम, एपीमाइजियम या एपीमाइयम, बिकॉज एपी मतलब सबसे ऊपर। उसके बाद एक और लेयर होगी जिसको पेरीमाइयम कहा जाए, जिसने सराउंडिंग किया होता है। देन फाइनली यू विल फाइंड द एंडोमाइजियम, और एंडोमाइजियम के बाद आपको मसल फाइबर मिलेगा, ठीक है। ये एक मसल फाइबर को स्ट्रेप्स करके उसको जूम करके आपको उसको एक्टिन मायोसिन फिलामेंट दिखाए जा रहे हैं। व्हाट आर द एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, ये हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्टिन मायोसिन फिलामेंट दीज आर द प्रोटीन्स दैट दे हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट, और सार्कोमेयर इज द बेसिक यूनिट ऑफ, ये इसके ऊपर ओवरलैप किए होते हैं, और दीज बेसिकली हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। Functions of skeletal muscle, they produce the tension, every muscle produce the tension, they are responsible for the body movement, for the body posture, हमारे बॉडी पोस्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी मूवमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, पोस्चर बनाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमें स्टेबलाइजेशन देने के लिए, हमें मोबिलाइज करने के लिए, बहुत सारे इनके स्केलेटल मसल्स के फंक्शन है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक एक दो दो हम वन बाय वन करके। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मतलब आपका रिएक्शन, मसल, अब जब भी हम किसी मसल को स्टिमुलेट करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे हम मैनुअल दें या चाहे मैकेनिकल दें, तो मसल जो रेस्पॉन्ड करेगा, ये जो रिएक्शन करेगा उसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, दिस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। व्हाट इज द इरिटेबिलिटी, ये एक किस्म की प्रॉपर्टी है किसकी, मसल फाइबर की। मसल फाइबर की वो प्रॉपर्टी जब उसको स्टिमुलेट किया जाए और वो उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करे। लेट सपोज अगर लाइट का आता है रेस्पॉन्ड किसी भी तरह, मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो अगर हीट देते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, फोटो रिसेप्टर्स लाइट को देख के एक्टिवेट हो जाते हैं, हीट को देख के थर्मो रिसेप्टर, प्रेशर के लिए बैरो रिसेप्टर। तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं मिसाल के तौर पे बॉडी में, तो वो मसल फाइबर्स के लिए ही वर्क करते हैं, मसल्स को ही रेस्पॉन्ड देते हैं बेसिकली। तो जब भी कोई मसल फाइबर स्टिमुलेट होगा, जैसे ही वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा, दिस सिंपल रेस्पॉन्ड टूवर्ड स्टिमुलस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मसल फाइबर टू रेस्पॉन्ड टूवर्ड a stimulus, simple is that, ठीक है। देन यू हैव अ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स हो जाना। अब जब भी मसल के ऊपर स्टिमुलेट आएगा, कोई भी स्टिमुलस मसल के ऊपर आया, आपने उसको नीडल लगाया, आपने कुछ भी मसल को, या आपने कमांड दे दिया इंटरनली कि मसल ने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, लेट सपोज, तो जब भी मसल्स की जो ओरिजिन और इंसर्शन है, मसल्स के फाइबर एक दूसरे के करीब आएंगे, जब भी मसल स्टिमुलस मसल को मिलेगी, मसल क्या करेगा, उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी। टेंशन, जैसे ही टेंशन डेवलप होगी मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, वो मैसेज पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो, मीनवाइल उसी वक्त एल्बो के एक्सटेंसर को भी मसल मैसेज जा रहा होता है कि आपने रिलैक्स होना है। तो आप देखेंगे कि मसल जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करोगे, एल्बो फ्लेक्सर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग while the elbow extensors are relaxing, simple is that। तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन मसल के काम ही दो है, मसल इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या आपका रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स डिपेंड करता है उसके स्टिमुलस के ऊपर, जिस तरह का मैसेज होगा वो उस तरह के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, ठीक है। डिस्टेंसिबिलिटी, डिस्टेंसिबिलिटी मतलब जब मसल लेंथ में ग्रो करे, जब हम मसल को स्ट्रेचिंग देते हैं ना, वो भी एक लिमिट तक, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि जब हम मसल को स्ट्रेच, मतलब हम किसी की बॉडी को स्ट्रेच देते हैं, तो हम अल्टीमेटली मसल्स को स्ट्रेच दे रहे हैं बेसिकली। तो जब हम मसल्स को स्ट्रेच देंगे तो वो जब अपनी लेंथ में बढ़ेगा, मिसाल के तौर पे हमने अक्सर सुना होगा कि लोग कमेंट, डॉक्टर्स कहते हैं कि मसल स्पाज्म हो गया है, या शॉर्ट हो गया है, मसल पुल हो गया है, इनकी स्ट्रेचिंग करवाओ। या ये जो स्पोर्ट्स एथलीट्स आपने ग्राउंड में देखे होंगे, डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो ये मसल्स को अल्टीमेटली स्ट्रेच दे रहे हैं, लेकिन अप टू अ लिमिट। एक मसल स्ट्रेच होगा, उसकी अपनी एक लिमिट होगी, जाहिर सी बात है। तो एबिलिटी ऑफ अ मसल टू लेंथन, जब वो स्ट्रेच होगा, लंबाई में बढ़ेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्टेंसिबिलिटी।
ये पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है NB करके, नोटेबल, द मसल डज नॉट सफर फ्रॉम अ स्ट्रेच सो लॉन्ग। मतलब कोई भी मसल होगा तो उसको इट्स बियॉन्ड इट्स फिजियोलॉजिकल लिमिट, किसी भी मसल की आप लिमिट से बाहर उसको स्ट्रेच दोगे तो डेफिनेटली इट विल डैमेज, इट विल टीयर द मसल बेसिकली। तो ये वही चीज बता रहा है, द मसल डजंट सफर फ्रॉम अ स्ट्रेच सो लॉन्ग, जब तक उसकी एक लिमिट होगी तब ही वो उतना ही ग्रो कर पाएगा, उतना ही उसको, उसकी लिमिट से बाहर अगर आप उसको स्ट्रेच दोगे तो डेफिनेटली वो टीयर हो जाएगा। एंड देन यू हैव इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जब आप किसी रबड़ की तरह है ना, मिसाल के तौर पे जब हम किसी मसल को ओवर स्ट्रेच कर देते हैं या हम उसको स्ट्रेच करते हैं, जब हम उसको छोड़ते हैं तो देन ही कम्स बैक। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मसल में है और किसी में नहीं। बाकी जितने भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है ना, आपके कैप्सूल है, लिगामेंट्स है, बर्सा है, ये स्ट्रेच कभी नहीं होंगे। इनमें ये स्ट्रेच होंगे लेकिन इनकी इलास्टिसिटी कभी नहीं होगी। इलास्टिसिटी इज लाइक लाइक द स्प्रिंग। जब हम किसी स्प्रिंग को पुश करते हैं, मिसाल के तौर पे छोड़ते हैं, तो इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जब हम किसी मसल को स्ट्रेच करेंगे इट विल कम बैक टूवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और ये सिर्फ क्यों, उसमें सिर्फ कॉन्ट्रेक्टिलिटी, ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर में होती है और बॉडी में सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल आपका मसल है, बाकी कोई नहीं। ठीक है सर ये डिस्टेंसिबिलिटी दोबारा समझाएगा? डिस्टेंसिबिलिटी मतलब किसी चीज को पुल करना, सिंपल इज दैट। जब हम किसी चीज को स्ट्रेच देते हैं ना, रबड़, मिसाल को एक रबड़ है, आप उसको खींचते हो, आप उसको पुल करके होल्ड करके रखते हो, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंसिबिलिटी। लेकिन अप टू अ लिमिट, आप किसी मसल को ओवर स्ट्रेच करोगे तो वो टीयर कर जाएगा। तो अप टू, सिंपली जब कोई मसल लेंथनिंग, लंबाई में आप उसको पुल करते हो, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंसिबिलिटी। किसकी प्रॉपर्टी? मसल की बात हो रही, मसल की प्रॉपर्टी। ठीक है ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, जैसा कि आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है, फ्यूजिफॉर्म शेप, पैरेलल टाइप, ये उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से है। बाइसेप है लाइक द पिनेट टाइप मसल है, जस्ट लाइक यूर रोम्बॉइड मसल। स्पिंक्टर जो राउंड होते हैं, जस्ट लाइक द सर्कुलर मसल, जिस तरह आपके माउथ के मसल्स हैं, स्पेशली जो ऑर्बिकुलर ओरस है मिसाल के तौर पे। ट्रायंगुलर शेप मिसाल के तौर पे डेल्टॉइड है आपके सामने। तो यूनिपिनेट, बाइपिनेट, जस्ट लाइक द बाइसेप मसल। मल्टीपिनेट में आपके पास रोम्बोइड्स। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन इसमें फिर आपको एक टाइप के दो मसल भी मिल सकते हैं। उस पे हम पैरेलल मसल, जस्ट लाइक द सेरेटस एंटीरियर, मिसाल के तौर पे जो लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल बात करें, वर्टिकल, यू हैव अ सेरेटस एंटीरियर। पैरेलल मसल्स, यू हैव अ रोम्बॉइड्स मसल, डिफरेंट सेरेटस, अपना लेटिसमस डोर्साई। तो डिफरेंट मसल्स, उनके जो शेप है, जब उनकी इंटरनल उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब उसको देखा गया तो उनके हिसाब से उनके नाम रखे हुए हैं। ठीक है ओके अब नंबर वन, जो पहली फ्यूजी फॉर्म है। जब फ्यूजी फॉर्म की सब डिवीजन देखी गई तो यू हैव अ वन हेडेड, मतलब जिसका एक हेड हो। यू हैव अ टू हेडेड, जिसके दो हेड हो। थ्री हेडेड, जिसके तीन हेड हो। अब वन हेडेड, हमारे पास बहुत सारे वन हेडेड हैं। आपके पास ब्रैकियलस मसल है, ब्रैकियोरेडियलिस है। टू हेडेड, जिसके टू हो, यू हैव अ बाइसेप मसल। थ्री हेडेड, जिसके तीन हो, यू हैव अ ट्राइसेप मसल। वन बेली मसल, जिस तरह बाइसेप है, बाइसेप की एक बेली है। टू बेलीज मसल्स भी होते हैं, एंड देन यू हैव अ मल्टीपल बेलीज। नाम ही बेली, मतलब वो जो बीच वाला पार्ट किसी मसल का होता है ना, वो। किसी किसी मसल में दो बेलीज भी होती हैं, किसी किसी मसल में मल्टीपल बेलीज होती हैं। इस तरह करके उनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है और ये किस क्लासिफिकेशन में? ये पहली फ्यूजिफॉर्म टाइप में आते हैं सब। ओके, पैरेलल। पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ साथ रन करना। मिसाल के तौर पे जब दो चीजें पैरेलल चलती है ना, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ, जो मसल फाइबर एक दूसरे के साथ साथ रन करते हैं इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। द बेस्ट एग्जांपल यू हैव अ सार्टोरियस। सार्टोरियस देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनली बिल्कुल रन करता है। तो जब सार्टोरियस को जूम करके देखेंगे तो उसके जो फाइबर्स होंगे, दे आर रनिंग बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ ऑफ द मसल। ठीक है फिर एग्जांपल्स भी कुछ गिवन है। द फाइबर जो कि पैरेलल रन करते हैं, लेंथ में रन करते हैं, जस्ट लाइक द रेक्टेंगल। जो आपके एब्डोमेन के मसल है, आपका रेक्टस एब्डोमिनस है, ठीक है, आपका ऑब्लिक मसल है, दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। रोम्बोइड्स, हमने रोम्बोइड्स स्केपुला में पढ़े थे, रोम्बोइड्स माइनर, रोम्बोइड्स मेजर, दे आर आल्सो रनिंग पैरेलल। एंड क्वाड्रा एंगल। ठीक है पीनेट। पीनेट में आपके पास यूनिपीनेट मसल्स हैं। यूनिपीनेट मतलब जिसमें एक ही डायरेक्शन में सारे निकलते हो, मतलब एक ही मसल का फाइबर हो, ठीक है,
एक ही मसल का फाइबर और दे आर अटैच्ड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। मिसाल के तौर पे जब एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड यूनिपेंडेंट, जस्ट लाइक द हाफ ऑफ अ फीदर। जो फीदर होते हैं ना, उनका आप आधा ऐसा कह लो। मल्टीपिनेट दो डायरेक्शन है, मिसाल के तौर पे एक स्टिक लगी हुई है, वहां से सिर्फ राइट साइड के, मिसाल के तौर पे एक स्टिक है, वहां से सिर्फ राइट साइड में फाइबर्स निकल रहे हैं, दीज आर द यूनिपिनेट। उसी जगह पे आप राइट साइड से तो फाइबर्स निकल रहे हैं, आप लेफ्ट साइड से भी निकालो, दीज आर द मल्टीपिन बाइपिनेट मसल। तो क्यों, राइट भी निकल रहा, लेफ्ट भी निकल रहा, लेकिन हर डायरेक्शन में जहां पे निकलेगा तो वो आपका मल्टीपिनेट होगा, ठीक है। तो बस फाइबर्स की अरेंजमेंट है कि एक आप इमेजिन करें कि एक स्टिक लगी हुई है, वहां के राइट साइड से रेशे रेशे निकल रहे हैं, सिर्फ राइट साइड से एक ही डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो सिंपल यूनिपिनेट है। जब बाई लेफ्ट साइड भी निकलेंगे तो आपका बाईपिनेट है, लेकिन जब हर डायरेक्शन में निकलेंगे तो आपका मल्टीपिनेट है, ठीक है। और सरकमपिनेट जब पूरा सर्कल की तरह निकलेंगे, फाइबर फाइबर फाइबर, जस्ट लाइक जो ये हमारे जितने भी स्पिंक्टर मसल्स हैं, दे कम इनटू द सरकमपिनेट। Now the example just like the deltoid is mentioned, deltoid triangular in shape है, ठीक है। Rectus femoris as you can see, okay, triangular में fan shape, फैन शेप मतलब द बेस्ट एग्जांपल ये है टेम्पोरलिस मसल। फैन मतलब जिस तरह फैला हुआ जो चीज, फैन होता है ना पखा, उस टाइप। तो वन साइडेड बट इन ट्रायंगुलर इन शेप तो होता है, लेकिन फैन शेप मतलब फैला होता है, तीनों जगह तीनों डायरेक्शन में फैला होता है। द बेस्ट एग्जांपल ये है टेम्पोरलिस ऑन योर राइट साइड, ऑन योर लेफ्ट साइड। उसके अलावा ट्रेपीजॉइड मसल, हमने ट्रायंगुलर ऑन टू साइड, ट्रेपीजॉइड मसल की हम बात करेंगे तो वो भी ट्रायंगुलर इन शेप है। स्पिंक्टर जो बिल्कुल राउंड ऑन राउंड, द बेस्ट एग्जांपल यू हैव है जो आपके माउथ को जिस मसल ने सराउंड किया हुआ है, जिसको ऑर्बिकुलर ओरिस कहा जाता है, दे आर राउंड इन शेप। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जॉइंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो मसल जो सिर्फ एक जॉइंट तक महदूद रहेंगे, मिसाल के तौर पे जहां से निकले थोड़ा डिस्टेंस क्रॉस किया लेकिन दूसरा जॉइंट क्रॉस नहीं किया, तो वो वन जॉइंट मसल है। द बेस्ट एग्जांपल यू हैव अ पाम, जितने आपके जो छोटे छोटे हमने इंटरसिनिक मसल्स हमने डिस्कस किए थे ना, जो आपके सिर्फ पाम में मौजूद होते हैं, वो एक ही जॉइंट तक महदूद रहते हैं। टू जॉइंट मसल जो एक से ज्यादा को क्रॉस करें, द बेस्ट एग्जांपल ये हुआ बाइसेप। हमने देखा था बाइसेप कहाँ से निकल रहा था, कोरेकोइड से, मतलब वो शोल्डर को भी क्रॉस करता है और एल्बो को भी क्रॉस करके रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाके लग रहा था, तो ये टू जॉइंट मसल हो गया। मल्टी जॉइंट मसल जो मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस कर ले, ठीक है, मतलब दो से भी जायद को। ओके, क्लासिफिकेशन, ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्टिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। एगोनिस्ट जो प्राइमरी मूवर, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटागोनिस्टिक जो मूवमेंट को अपोजिट करते हैं। सिनर्जिस्ट जो हमें स्टेबलाइजेशन या कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं। ओके, एक और क्लासिफिकेशन है मसल्स की अकॉर्डिंग टू द मायोग्लोबुलिन। उनमें जो मायोग्लोबुलिन, मायोग्लोबुलिन क्या होता है, जो एक कंस्टिट्यूंट है, हम जो जो आपके मसल को बेसिकली रेड कलर देता है, जितने भी आपके जो ब्लड को रेड कलर देता है, उसको हेमोग्लोबिन, जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, उसका जो एक कंस्टिट्यूंट है जिसको मायोग्लोबिन कहा जाता है। मायो मतलब मसल, तो मसल में जो जिन जिन मसल्स में मायोग्लोबिन ज्यादा होगा वो रेड मसल्स कहलाएंगे। व्हाइट मसल्स होते नहीं है लेकिन उनके ब्याह पे, मतलब जिनकी मिकदार, जिनमें रेड मसल्स, उनको कहा जाएगा जिनकी जो मायोग्लोबिन की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो ज्यादा हो। तो इसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन है रेड मसल एंड दे आर कॉल्ड व्हाइट मसल। दूसरा नाम रेड मसल का स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर, मैं दोनों को, जो रेड मसल हैं जिनको स्लो ट्विच फाइबर्स कहा जाता है, दे कंटेन मोर रेड फाइबर्स, तभी उनका नाम रेड मसल है, बिकॉज दे कंटेन द मोर रेड फाइबर। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट विच रिक्वायर स्लो एक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे स्लो ट्विच फाइबर स्किन में एक्टिवेट ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपने प्रोलॉन्ग चलानी है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप एथलीट्स होते हैं, रनर्स जो मिसाल के तौर पे होते हैं, या कोई भी और, मिसाल के तौर पे आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट ने क्या काम करना है कि आप एक नॉर्मली स्मूथली काम कर रहे हो, तो हार्ट बीट स्मूथली मिसाल के तौर पे आपकी काम कर रही है, तो वो आपकी मूवमेंट्स जिनको जो एक्शन है वो स्लो रिक्वायर्ड हो। स्लो ट्विच फाइबर्स की खासियत, स्लो, इसको स्लो ट्विच क्यों कहा जाता है कि क्योंकि जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये रेस्पॉन्ड बड़े देर से करते हैं, दे आर वेरी, व्हाट वी कैन से, दे आर वेरी स्लो। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर
वो मसल फाइबर जब उनको ट्विच किया जाएगा तो दे आर वेरी स्लो इन एक्शन, मतलब उनमें एक्शन जो होगा वो बिल्कुल स्लोली प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर ये स्लोली एक्शन प्रोड्यूस होगा तो ये ज्यादा देर भी चल सकेंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी, ये देर से फटीग होंगे। जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगे इनके नाम इसके हिसाब से पड़े हुए हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स, उनको थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिलेगा दे विल रेस्पॉन्ड वेरी क्विकली, तो इनके जो नाम पड़े हैं वो इनके हिसाब से पड़े। दे कॉन्ट्रैक्ट वेरी स्लोली एंड रिलैक्स स्लोली एंड देन डोंट सफर फ्रॉम फटीग इजीली, वो जल्दी नहीं थकते। स्लो ट्विच फाइबर, द एग्जांपल यू हैव नेक एक्सटेंसर। अगर आप देखो आपके जो नेक के एक्सटेंसर मसल्स हैं, आपके मुसलसल आपकी जो भी कितना भी सारा दिन की आपकी एक्टिविटी पूरे डे की अगर हम बात करें तो वो नेक को विथ होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, बिकॉज दे मोस्टली कंटेन द स्लो ट्विच मसल फाइबर, दे मेंटेन योर पोस्चर एंड दे वर्क एंटी ग्रेविटी। आप देखें ना आपकी जो नेक है या जितने आपके पोस्चरल मसल्स हैं वो मुसलसल थारोली सारा दिन आपके पोस्चर को अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टेबलाइज किया हुआ है, तो इनकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा मौजूद होते हैं, तभी ये जल्दी नहीं थकते और दे वर्क फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन इसके अगर आप इसका आप उलट कर लो, यू हैव अ फास्ट ट्विच फाइबर जिनको व्हाइट मसल कहा जाता है। व्हाइट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कंटेन वेरी लेस नंबर ऑफ रेड फाइबर। जब इनमें लेस नंबर ऑफ रेड फाइबर मतलब मायोग्लोबुलिन जब कम होगा तो दे आर लुक लेस लेस रेड देन द फास्ट स्लो फाइबर। जो रेड मसल्स हैं उनसे इनका जो मिकदार जो है वो कम होती है, इसीलिए दे लुक लाइक अ व्हाइट। ये बिल्कुल व्हाइट नहीं होते, जस्ट लाइक द व्हाइट पेज या पेपर की तरह नहीं होते, लेकिन इनकी मिकदार स्लो ट्विच फाइबर से कम होती है, इसीलिए इनको व्हाइट मसल कहा जाता है। और दूसरा, इनको फास्ट ट्विच फाइबर्स कहा जाता है बिकॉज जब भी इसके ऊपर स्टिमुलस आएगी ये फौरी तौर पे रेस्पॉन्ड करते, और जब ये फौरी तौर पे एक्ट करेंगे तो ये जल्दी थक भी जाएंगे। जल्दी ये थक जाएंगे तो देयर नीड एनर्जी बेसिकली। तो दीज आर द मसल which contain the less rate fibers and they are responsible for the movement which require the rapid action। वो मूवमेंट जिनको रैपिड एक्शन की जरूरत है, जस्ट लाइक आपके जो आंखों के मसल्स हैं, जो जो आपके आई लिड्स को कवर किया है, जस्ट लाइक यू हैव ऑकुलर मसल। आप देखें आप कंटिन्यूअसली ब्लिंक करते हो, चाहे आप कोई काम करें या ना करें, योर आईज आर कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग। जब आप और अगर इत्तेफाक से कोई भी हल्की सी कोई मिट्टी या कोई भी चीज पड़ जाए तो दे रिएक्ट वेरी क्विकली। तो वो मसल्स जो जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, जिनको जल्दी क्विकली रेस्पॉन्ड बेसिकली करते हैं, तो अगर वो क्विकली रेस्पॉन्ड करेंगे तो वो थक भी जल्दी जाएंगे। सो दे नीड बेसिकली more energy, they contract rapidly and relax also rapidly and they suffer from fatigue easily। ठीक है, तो इनके हिसाब से भी इनकी क्लासिफिकेशन है स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर्स की। ओके, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से भी एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम डिटेल में भी कर चुके हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक वो जहां पे आपकी लेंथ में कोई इंक्रीज ना हो, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ, जहां वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल्स की जो लेंथ है उसमें कोई चेंजिंग ना है, वो सेम रहे। मिसाल के तौर पे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप कोई वजन उठाएं, मिसाल के तौर पे आप कोई ½ kg या 1 kg उठा के हाथ को आपने सामने रखना है मिसाल के तौर पे फॉरवर्ड फ्लेक्शन में, और उस चीज को होल्ड करें मिसाल के तौर पे, आप देखेंगे आपकी बॉडी में कोई फिजिकल चेंज नहीं आ रही, लेकिन इंटरनली आपके मसल्स ने भरपूर कॉन्ट्रैक्शन करके उस पॉइंट को होल्ड किया हुआ है। तो मतलब आपके आर्म के मसल्स काम कर रहे हैं, और कौन सा वजन, जो भी आपने वजन उठाया हो XYZ, लेकिन आपकी फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो देयर इज नो फिजियोलॉजिकल चेंज इन द मसल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बट मसल इंटरनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। द बेस्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज व्हेन यू पुश अ वॉल, मिसाल के तौर पे आप सामने खड़े हो और वॉल को पुश करने की कोशिश करते हो, आप अपना भरपूर जोर लगाते हो, मसल्स आपके भरपूर काम कर रहे हैं, क्या वॉल अपनी जगह से हटेगी? नहीं, बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। तो आपके मसल्स की में फिजिकल आपकी चेंज कोई नहीं आएगी, दूर से देखने वाला बंदा यही देखेगा ही और शी इज पुशिंग द वॉल जस्ट, ठीक है, फिजिकल उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट इंटरनली आपने अपना पूरा दे दिया, तो इंटरनली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज आइसोमेट्रिक, जब आपकी फिजिकल कोई चेंज ना आए, जब आपकी मसल की लेंथ में कोई चेंज ना आए, बट मसल्स ने भरपूर अपनी तरफ से दे दिया। और देन उसके बाद आइसोटोनिक जो हम नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक जब आपकी ओरिजिन इंसर्शन एक दूसरे के करीब है उसको हम कहेंगे कंसेंट्रिक, जस्ट लाइक व्हेन यू बेंड योर एल्बो, जब आप कोई वजन कोई
पानी का गिलास उठाया आपने, उसको पीने की कोशिश की, तो आपके एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है। सिंपल इज दैट, योर इंसर्शन कमिंग इज टूवर्ड योर ओरिजिन, सिंपल, दिस इज द कंसंट्रिक। और जब इसका उलट कर लो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इज कंसंट्रिक एंड रिलैक्सेशन इज योर इसेंट्रिक। और जब आप एल्बो की एक्सटेंशन करोगे तो आपकी जो मसल की ओरिजिन इंसर्शन एक दूसरे से दूर जाएगी, तो दिस इज योर इसेंट्रिक। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक?